नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है विश्व में राष्ट्रवाद का विकास। इस पूरे के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व में अब ऐसी राजनीतिक स्थितियों के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा था जिससे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। हम देखेंगे कि पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के खिलाफ अब क्रांति होती है। क्रांति के दौरान और क्रांति से पहले राष्ट्रवाद का उदय जो है सभी लोगों के दिलों में होता है और उसी की वजह से हमें देखने को मिलती है कि क्रांति पूर्णतः सफल होती है। जब क्रांति हो जाती है तो हमें लोकतांत्रिक सरकारों का वहां पर गठन होता है। अब विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम आज यानी कि भाग नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर चर्चा करेंगे किसके बारे में? तो साहब अमेरिकी क्रांति के बारे में। अमेरिका के अंदर कैसे स्थिति थी, वहां पे एक सभ्यता थी और सभ्यता के बाद कौन कौन से इलाकों के अंदर अब बाहरी लोग जो है वो पूर्णतः आ रहे थे और उन्होंने किस प्रकार उस पूरी के पूरे क्षेत्र के अंदर परिवर्तन ला दिया था। परिवर्तन लेकर आते हैं और बाद में वहां पर भी एक क्रांति देखने को मिलती है जिसे हम दुनिया की पहली स्वतंत्रता क्रांति कहेंगे, या हम कहेंगे सब पहली दुनिया की ऐसी क्रांति जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को वहां पर जन्म दिया। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि साहब अमेरिकी अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन सी सभ्यताएं थी। अगर मैं अमेरिकी महाद्वीप की बात करूं तो यहाँ पर हमें उत्तरी अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है माया सभ्यता। एवं वहां पे एक संस्कृति भी देखने को मिलती है जिसके एजटेक सभ्यता या संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ अमेरिकी वाले पूरे के पूरे महाद्वीप का। उसके उत्तरी भाग के अंदर माया सभ्यता और एजटेक सभ्यता देखने को मिलती है। दूसरे वाले भाग यानी मध्य अमेरिका के अंदर हमें बहामा द्वीप समूह, अरावक सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा तीसरे वाले भाग यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर हमें इंका या फिर इंसास सभ्यता भी कहते हैं इसको। ये पूरे के पूरे क्षेत्रीय हिसाब से सभ्यताओं का यहाँ पर पूर्णतः वर्णन किया गया। आपने कभी ना कभी यूट्यूब पर या पिक्चरें देखने के दौरान या कहीं पर भी इंफॉर्मेशन के तौर पे माया सभ्यता का नाम सुना होगा। एक ऐसी सभ्यता जो वो भी पिरामिड बनाती थी, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मायन कैलेंडर था उसकी सारी की सारी भविष्यवाणियां जो है वो पूर्णतः सही थी। तो अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी सभ्यताएं हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सब माया सभ्यता के बारे में। ये वर्तमान के मैक्सिको में जन्मी ये संस्कृति कृषि से जुड़ी हुई थी। अब हमें देखने को मिलती है पूरी की पूरी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी, कृषि से जुड़ी हुई थी। मक्के की खेती ही उनके जीवन का एक आधार होती थी और वहां के जितने भी त्योहार हों, उत्सव हों या जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हों, वहां पे मक्के को बोना, उगाने और काटने से जुड़े हुए थे। यानी त्योहारों के अंदर अगर हम बात करते हैं, भारत के अंदर भी बैसाखी का पर्व जो है वो बड़े स्तर पर मनाया जाता है, पोंगल बड़े स्तर पर मनाया जाता है। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर मक्का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो पूरे के पूरे साल के अंदर जितने भी त्योहार आते थे वो पूरे के सारे पर्व जो है वो मक्के की खेती से ही जुड़े हुए थे। दूसरी सभ्यता हमें देखने को मिलती थी एज़टेक सभ्यता। एज़टेक सभ्यता भी मैक्सिको से जुड़ी हुई थी। इसमें समाज श्रेणीबद्ध था जिसमें धार्मिक समुदाय अर्थात पुरोहित और अभिजात वर्ग यानी कि ताकतवर वर्ग, पुरोहित और अभिजात वर्ग जो थे वो सबसे ऊपर थे। इस समाज के अंदर कार्यों को विभाजित करने में श्रेणी के अनुसार था, यानी पूरा का पूरा समाज जो है वो एक श्रेणियों के अंदर पूर्णतः बटा हुआ था। सामाजिक यहाँ पर विषमताएं जो है हमें पूर्णतः इस सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि साहब जब अमेरिका के अंदर सभ्यताएं थी, कृषि वाली सभ्यताएं थी, तो वहां पर यूरोपीय कैसे है? तो इस बात को अपन थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये तो हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड का एक मैप। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो यूरोप है, एशिया यहाँ पर संबंधित है, यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपका अफ्रीका और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट तौर पे सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम यूरोप के नाम से जानते हैं और ये वाला जो क्षेत्र है हम इसे उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब हमें देखने को मिलता है कि साहब ये यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे कैसे? तो इस बात को थोड़ा ध्यान देखो। 1492 के आसपास में कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था। वो ये चाहता है कि भाई अब मैं कैसे ना कैसे भारत का रास्ता ढूंढ सकूं, क्योंकि बीच वाला जो क्षेत्र था वहां पर हमें देखने को मिलता है ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था और अब उनके कब्जे होने की वजह से अब व्यापार जो था वो बड़ी आसानी से नहीं हो पाता था और भारत और यूरोप दो ही बड़ी शक्तियां थी जिनके बीच में हमें व्यापार देखने को मिलता है। अब यूरोपीय जो लोग थे वो ये चाहते थे कि साहब हम कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढे जो हमें डायरेक्ट भारत पहुंचाए, यानी हमें मेडिटेरेनियन से यानी भूमध्य सागर से होते हुए नहीं जाना पड़े। तलाश करते हैं, कोलंबस जो है वो इसी तलाश के लिए निकलता है, 1492 में निकलता है और वो पहुंच जाता है अमेरिका। जाना चाहता था भारत, पहुंच जाता है वो अमेरिका। अब जब कोलंबस वहां पर 1492 के अंदर अमेरिका पहुंचता है, उसके बाद हमें देखने को मिलती है जितनी भी यूरोपीय देश थे वो सारे के सारे अब अमेरिका की तरफ जो है जाना जा रहे थे।
वो अपना विस्तार करना चाहते थे, अपने साम्राज्यों का विस्तार करना चाहते थे, अपने कृषि का विस्तार करना चाहते थे। और यूरोप की जो समकालीन स्थितियां थी वो जो बहुत ज्यादा दयनीय थी। वहां पर कुछ धार्मिक समस्याएं थी, धार्मिक कट्टरता जो थी वो पूर्णतः बढ़ चुकी थी, जनसंख्या की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी। साथ साथ में हम देखेंगे संसाधन अपने आप में कम थे। इस वजह से लोगों को एक ऐसे क्षेत्रों की तलाश थी जहां पर कोई भी नहीं रहता हो, और वहां पर जाएं, कृषि का विस्तार करें, नई नई बस्तियां बसाएं और हमारे साम्राज्य को, यानी जो मातृ देश है, जो हमारा देश है, उसको पूरी तरीके से ताकत के उरूज पर पहुंचा दें। तो यानी हम समझने की कोशिश करते हैं यूरोपियन देशों के अमेरिका पहुंचे बसने के प्रमुख कारण क्या कारण थे। यूरोपियन नागरिक कई कारणों से अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे थे, लेकिन उन सभी में सबसे कारण जो है वो मूल भावना को संक्षेप करके 3G के रूप में रखा जाता है। 3G शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया करें। और ये 3G क्या है, तो इस बात को समझो। हमें देखने को मिलता है गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। ये 3G क्या है, इसको बड़े कॉन्सेप्ट के तौर पर समझना। 3G से तात्पर्य है गोल्ड, यानी कि सोना। साहब आप तो यही जानते हो कि बुलियन, सोना अपने आप में कितनी ताकतवर चीज है। जिस भी देश के पास ज्यादा सोना होगा वो अपने आप में ताकतवर और अमीर देश होगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर व्यापार के बदले में कोई करेंसी के तौर पर कोई चीज चलेगी तो वो सोना चलेगा। और आज भी अगर मैं कहूं आप लोगों को, तो आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, कि जो करेंसी छापी जाती है देश में वो सोने के आधार पर ही छापी जाती है। तो वो देश ताकतवर जिसके पास ज्यादा सोना होगा। तो सब गोल्ड की खोज में, यानी सोने की खोज में, ग्लोरी, सब ग्लोरी यानी कि ताकत, अपने देश का वर्चस्व स्थापित करने की खोज में, और साथ साथ में गॉड, गॉड यानी कि भगवान। यूरोप के जितने भी देश थे वो अपने आप को अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि साहब हमें ईसाई धर्म का परचम जो है वो देश दुनिया के अंदर फैलाना है। तो सब गोल्ड, ग्लोरी और गॉड के लिए जो है वो पूर्णतः ये विस्तार करना चाह रहे थे, और इसी वजह से वे पहुंच जाते हैं कहां पर, अमेरिका। अर्थात यूरोपीय देश चूंकि वाणिज्यवाद की भावना से प्रेरित थे, अथवा स्थायी धातु यानी कि सोने या चांदी को संग्रहित करने के लिए मुख्य ध्येय मानते थे। दूसरा ग्लोरी, गौरव, अर्थात यानी कि विस्तारवाद की भावना से प्रेरित होकर वे अधिक से अधिक, हमें देखने को मिलता है, अधिक से अधिक देशों या भूभाग पर अपना अधिकार करना चाहते थे। वे मात्र देश के पक्ष में उसके संसाधनों का दोहन भी अपने उद्देश्य समझते थे। और तीसरा व अंतिम था साहब गॉड, ईश्वर, देशों का मुख्य मजहब यानी कि ईसाई रिलीजन, ईसाई धर्म। हमें यहाँ पर पूर्णतः देखने को मिलता है कि ईसाई धर्म को फैलाना अपने आप में इन देशों को लगता था कि हमारा जिम्मेदारी है इस धर्म को फैलाना। इस वजह से गॉड, ग्लोरी और गोल्ड की रास्ते, उसकी ललक के लिए जो है हमें देखने को मिलता है यूरोपीय देशों ने विस्तार किया किस तरफ, अमेरिका की तरफ। पहली तरफ हम चलते हैं सब सोने, चांदी तथा बहुमूल्य धातु और मसालों की खोज की तरफ। यूरोपीय देश चूंकि शीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों की श्रेणी में आते थे। अब क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की श्रेणी में आते थे, इस वजह से हमें देखने को मिलता है ये वो भौगोलिक क्षेत्र था जहां पर कृषि अपने आप में बड़ा सीमित हो सकता है। जो मसाले या अन्य काफी सारी फसलें जो है वो वहां पर नहीं उग सकती, क्योंकि भौगोलिक स्थितियां, भौगोलिक भौगोलिक तौर पर बड़ी सीमाएं हैं वहां पर। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की श्रेणी में आते थे, जहां पर मसाले जैसे कि मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, इलायची इत्यादि आदि का उत्पादन प्राकृतिक रूप से संभव नहीं था। लेकिन यह भोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी। सब भोजन की अपने आप में आवश्यकता थी। अब उसको उगा तो सकते नहीं थे, लेकिन फिर भी चाहिए होगा, तो फिर अगर चाहिए होगा तो कहां से लेकर आएंगे, सब दूसरे क्षेत्रों से लेकर आएंगे। अतः इन्हें प्राप्त करने के लिए उष्ण कटिबंधीय देशों के मार्ग की खोज आवश्यक थी। इसके साथ साथ ही मूल्यवान धातुएं समृद्धि का प्रतीक जो है पूर्णतः मानी जाती थी। एक पॉइंट यहां पर मैं और ऐड करता हूं कि ये जो यूरोप के अंदर एक बड़ी एक सुनी सुनाई सी कहानी चलती थी कि साहब अमेरिका नाम का एक क्षेत्र हो या कोई सा भी जो एक क्षेत्र हो, वहां पर बहुत ज्यादा सोना देखने को मिलेगा। अब दक्षिण अमेरिका के काफी सारे ऐसे जगह थी जहां पर एक हमें देखने को मिलता है, उसके लिए इतनी ज्यादा यूरोपीय देशों के अंदर पूर्णतः बातें फैल गई थी कि वहां पर एक ऐसा शहर है जो सोने से भरा हुआ है, जिसने उसको जीत लिया पूर्णतः वो अपने आप में ताकतवर देश हो जाएगा। तो एक ऐसी अफवाहें जो थी वो भी यूरोपीय देशों में पूर्णतः फैल रही थी। दूसरा हमें देखने को मिलता है सब शासन में हिस्सेदारी का आकांक्षा। यूरोपियन देशों में शासन का अधिकार राजा, पादरी व अभिजात वर्ग में विभाजित था। दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है कि सब यूरोपीय देशों के अंदर हमें सामाजिक तौर पर विषमताएं देखने को मिलती है, क्योंकि भाई सामाजिक विषमताएं होंगी तो शासन के अंदर हिस्सेदारी सामान्य आदमी को तो मिलेगी ही नहीं। इसके अंदर देखने को मिलता है जो सारे के सारे देशों का शासन है वो या तो राजा, राजवंश राजा, या फिर पादरी जो कि ईसाई धर्म के धार्मिक व्यक्ति, या फिर अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग, ताकतवर वर्ग के बीच में पूर्णतः विभाजित था। अतः इस राज व्यवस्था से दुखी वर्ग ऐसे क्षेत्रों पर पहुंचने और बसने की उम्मीद कर रहा था जहां वह स्वयं नीति निर्धारक हो और सर्वोच्च सत्ताधारी हो। यानी अब यूरोप के अंदर काफी सारे लोगों के दिलों में ये बात आने लग गई थी कि क्यों ना हम एक ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर हम हमारी शासन के अंदर हिस्सेदारी को रख पाए, जहां पर हमारी जन आकांक्षाएं जो है उनको पूर्णतः रख रहे हैं। तो ये भी एक कारण बनता है जिससे यूरोपीय लोग जो है पूर्णतः जा रहे थे दूसरे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। ईसाइयत का प्रचार,
समस्त विश्व को ईसाई धर्म के प्रभाव क्षेत्र में लाने एवं ईसाई संस्कृति का प्रचार करने हेतु नए क्षेत्रों के अंदर मार्गों की खोज की इन यूरोपीय देशों को प्रेरणा दे रही थी। अब हमें देखने को मिलता है सब यूरोप के अंदर धार्मिक कट्टरता जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इस वजह से उनको लगता था कि भाई अगर हम ईसाई धर्म का प्रचार दूसरे क्षेत्रों में करेंगे तो हमारी जो हम देख रहे हैं साहब देश के तौर पर हमारी महत्वपूर्णता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी एक बड़ा कारण था दूसरे देशों के अंदर जाने का। औपनिवेशिक विस्तारवादी की भावना, यूरोपीय देशों में हुए औद्योगिकरण से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की मंडी के लिए विस्तारवाद की भावना की ओर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना और दिमाग लगाना है। देखो, जब भी मैं बात करता हूं उद्योग की, तो हमें देखने को मिलता है किसी भी उद्योग के लिए दो चीजें बड़ी जरूरत है। एक तो भैया कच्चा माल, और दूसरा हमें देखने को मिलता है कि साहब मार्केट यानी कि बाजार। अगर उद्योग की मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूं तो सब कच्चा माल लेंगे, जो भी फैक्ट्रीज है वहां पर काम चलेगा और फिर उसके बाद तैयार माल बेच दिया जाएगा जिसके लिए बाजार की एक बड़ी जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं उस समय के यूरोपीय देशों की बात करूं तो ये दोनों चीजें ही उनके पास नहीं थी, क्योंकि कच्चा माल की अगर मैं बात करता हूं तो उतनी उत्कृष्ट श्रेणी का कच्चा माल तैयार नहीं था। जैसे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो कच्चा कपास उनको चाहिए था, तभी तो वो कपड़े बनाएंगे। अब वो कपड़े बनाने की खूब सारी मशीनें थी, बढ़िया उनके पास फैक्ट्रियां थी, बड़े कारखाने थे, लेकिन कच्चा माल वो फिर भी अमेरिका से लिया करते थे। यानी ये सारे के सारे देश की खोज में थे, एक तो रॉ मटेरियल और साथ साथ में बाजार, क्योंकि भैया अगर कच्चा माल से हमने सामान बना दिया तो जब हम इसको बेचेंगे नहीं तो हम पैसे कहां से कमाएंगे। इस वजह से इन दो चीजों के लिए हमें देखने को मिलता है कि औपनिवेशिक और विस्तारवाद की भावना पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। इस वजह से लोग यूरोपीय जो लोग थे वो अमेरिका की तरफ अग्रसर हो रहे थे। अधिक से अधिक देशों को विजित कर व्यापार के नाम पर उपनिवेश बसाना वाणिज्यवाद की भावना से प्रेरित यूरोप को उकसा रहा था। औद्योगिकरण का मूल आधार की अगर मैं बात करूं तो वो कृषि व कृषि के उप उत्पाद थे। यह उष्ण कटिबंधीय जैसे गर्म जलवायु वाले देश में ही पूर्णतः हमें संभव देखने को मिलता है, क्योंकि कच्चा माल तो वहीं पर ही बहुत ज्यादा होगा। और जनसंख्या के हिसाब से देखूं तो जहां पर कृषि अच्छी होगी वहां जनसंख्या अच्छी होगी, जनसंख्या अच्छी होगी तो बाजार बड़ी आसानी से मिलेंगे। पांचवा ऐसा मजहबी उत्पीड़न इसके अंदर देखने को मिलता है। उस काल की सत्ता के अंदर हमें प्रभावी भूमिका देखने को मिलती है चर्च की। किसकी साहब? चर्च की। अब एक बात यहां पर ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी एक धार्मिक संगठन की या धार्मिक जगह की, तो हम देखते हैं कि साहब उसका जुड़ाव धर्म से होता है। लेकिन अगर मैं उस दौरान के यूरोप की बात करूं तो जो चर्च था वो अपने आप में सत्ता का बड़ा केंद्र था, और जो पादरी या पोप थे वो अपने आप में सत्ता को नियंत्रण करने वाले लोग थे। मैंने आपको बताया था कि साहब शासन जो था वो तीन वर्गों के बीच में विभाजित था। राजा हो गया, पादरी हो गए, और साथ साथ में हमें अभिजात वर्ग देखने को मिलता है। तो जो ये पादरी वर्ग था वो अपने आप में सत्ता का केंद्र बिंदु था। राजा जैसा वह कहते थे उनके ऊपर ही पूर्णतः चलता था। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही चर्च ऐसे संगठन के तौर पर उसके अंदर कुछ भ्रष्टाचार जुड़ गया, कुछ कुरीतियां जुड़ गई, तो धार्मिक कट्टरता अपने आप में बढ़ गई। धार्मिक कट्टरता में बढ़ गई तो हमें एक धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति वहां पर देखने को मिली। तो वे लोग जो इस धार्मिक उत्पीड़न से ग्रस्त थे अब इस पूरे के पूरे यूरोप को छोड़कर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे, और वो एक कारण बना अमेरिका की तरफ जाने का। वह स्वयं जनता के कई तरह के कर वसूलता था। चर्च की बात हो रही है यहाँ पर। कर वसूलता था जिनका उपयोग चर्च एवं उससे जुड़े पादरी वर्गों के भोग विलासिता के अंदर किया जाता था। तो अब जब कर जो है वो पूर्णतः वसूल रहा है चर्च, तो सोचो भैया उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी। चर्च स्वयं न्याय के प्रणेता के रूप में प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रहा था। चर्च के अत्याचारों और मजहबी उत्पीड़न ने यूरोपियन लोगों को अन्य देशों के अंदर बसने से यहाँ पर पूर्णतः प्रेरित कर रखा था। यूरोपियन देशों से अन्य तौर पर हमें देखने को मिलता है बसने से प्रेरित कर रखा था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जल संहारक युद्ध के बारे में। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर असली ताकत कौन बनेगा इसकी प्रतिद्वंदिता तो जो थी वो दो देशों के बीच में थी। एक तो था फ्रांस और दूसरा था इंग्लैंड। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन दोनों देशों के बीच में स्थिति अपने आप में हमेशा से खराब थी, और वे ये चाहते थे कि साहब यूरोप के ऊपर साम्राज्य कौन स्थापित करेगा या विश्व के अंदर कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा। इस स्थिति के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे शांतिप्रिय लोग थे जो इन्हीं देशों से जुड़े हुए थे, जो ये चाहते थे कि भाई इन युद्धों को पूर्णतः समाप्त होना जाना चाहिए, जिससे हम एक सामान्य जीवन जो है वो आ सके। अच्छा, यूरोप के जो अन्य देश थे वो भी अपने आप में गुटों में बटे हुए थे। कुछ फ्रांस का समर्थन करते थे, कुछ इंग्लैंड का समर्थन करते थे। तो इन जनसंहारक युद्धों की वजह से लोग बड़े परेशान थे, और वो अन्य देशों की तलाश में थे, अन्य ऐसे क्षेत्रों की तलाश में थे जिससे वो अपने सामान्य तौर पर शांतिप्रिय तरीके से अपना जीवन व्यापन कर सके। यूरोपीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनने को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर लगातार सैकड़ों सालों से जो है वो युद्ध चलता आ रहा था।
अन्य यूरोपीय देश दोनों देशों के मध्य दलों में विभाजित हो युद्ध का भाग जो थे वो पूर्णतः बनते जा रहे थे। स्थिति हमें ये देखने को मिलती है। अतः इन युद्धों ने शांतिप्रिय जन समुदाय एवं व्यापारी वर्ग को नए देशों के अंदर बसने को पूर्णतः प्रेरित किया, जिससे वे वहां जाकर अपना व्यापार, अपना सामान्य जीवन जो है व्यापन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है साहब जनसंख्या वृद्धि और अपराधियों को बसाने की समस्या। अब यूरोप के अंदर जैसे जैसे हमें देखने को मिलता है कि कृषि का विस्तार हो रहा था, जैसे जैसे वहां पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां जो थी वो बदलाव हो रही थी, वैसे वैसे वहां पर जनसंख्या के अंदर भी वृद्धि हो रही थी। और जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी तो संसाधन जो थे वो अपने आप में सीमित थे। अगर संसाधन सीमित होंगे और जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें देखने को मिलेगा कि एक समस्या जो है वो वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ एक और पॉइंट हमें इसी के साथ जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है कि अपराधियों को बसाने की समस्या। वहां पर कानूनी समस्याएं जो थी वो पूर्णतः बढ़ रही थी और अपराध जो थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि वहां पर अपराध बढ़ रहे थे तो सब जेलों के अंदर ज्यादा लोगों को डाला जा रहा था, ज्यादा अपराधियों को डाला जा रहा था। हमें स्थिति देखने को मिलती है कि उन अपराधियों को वहां से हटाने के लिए, और कई देशों में तो ऐसी स्थिति भी थी कि सब देश निकाला दे दिया जाता था, तो उन सब सारे के सारे अपराधियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के अंदर डाल दिया जाता था। और वे लोग कहां पहुंच जाते हैं? वे लोग पहुंच जाते हैं सब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों। यूरोपियन देशों में बढ़ते अपराधों और जेलों पर अपराधियों से भर दिया गया। साथ ही लगातार जनसंख्या वृद्धि भी हुई, एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि उस समय देश निकाला नामक सजा का भी एक प्रचलन था। इसमें अपराधियों की और बढ़ती हुई जनसंख्या के नए विजित क्षेत्रों में पहुंचने व बसने का स्वतंत्र अवसर जो है प्रदान किया, और अपराधियों को भी सही लगा कि साहब वहां जीवन जाकर एक नई जिंदगी बसाएंगे, तो चलो वहां चलते हैं। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी अफ्रीका देश में यूरोपियन नागरिकों का यहां पर आगमन इस भावना से हुआ। किस भावना से हुआ साहब? इन सभी कारणों की भावना से हुआ। यूरोपीय देश में उस समय हमें देखने को मिलता है युद्ध में लड़ने हेतु दासों को खरीद कर बेचा जाता था। दास प्रथा अपने आप में बड़े स्तर के ऊपर प्रचलित थी, ये हमें पूर्णतः देखने को मिलता है। वह मानव नहीं बल्कि निर्जीव रूप से एक संपत्ति माने जाते थे। अतः युद्धों में मरने से बचने हेतु दास इन नए क्षेत्रों में बसने की तरफ जो है वो पूर्णतः प्रेरित हो रहे थे। यानी हम ये समझ सकते हैं कि चाहे व्यापारी वर्ग हो या दास हो या अपराधी हो, उनके लिए नए क्षेत्र जो है, नए अवसर जो थे वो पूर्णतः खुल चुके थे। वो दूसरे क्षेत्र में जाकर अपना एक नया जीवन जो है पूर्णतः शुरू कर सकते थे। इसी के साथ साथ में हम देख सकते हैं सब भूगोल का नवीन ज्ञान। अब भूगोल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिसर्च हुई उससे ये पता चला कि अर्थ यानी कि जो धरती है वो अपने आप में गोल है। तो अब साहसी नाविकों ने उन रिसर्च का, उस नवीन ज्ञान का इस्तेमाल करते दूर दराज के क्षेत्रों में गए। अब ये रिसर्च हुई तभी तो हमें देखने को मिलता है कि वास्को डी गामा भारत तक का रास्ता ढूंढ पाए, या फिर मैं कहूंगा कि कोलंबस जो थे वो पूर्णतः अमेरिका को तक पहुंच पाए। टॉलेमी की किताब ज्योग्राफी ने भी एक बड़ा योगदान दिया इस पूरे के पूरे ज्ञान में। भूगोल का नवीन ज्ञान यानी टॉलेमी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टॉलेमी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफी। उसमें भौगोलिक ज्ञान के अंदर वृद्धि हुई। दुनिया गोल है इस रोमांच ने साहसिक नाविकों को समुद्र से दूर तक यात्रा करने को प्रेरित किया, जिनमें हम वास्को डे गामा और कोलंबस जैसे साहसी नाविकों का यहाँ पर पूर्णतः नाम याद रख सकते हैं। यानी ये सारे के सारे कारण थे जिस वजह से हमें देखने को मिलता है कि यूरोपीय जो लोग थे वो अमेरिका की तरफ जो है वो पूर्णतः जाते गए। पर अगर यूरोपीय लोग जो है वो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो क्या जो अमेरिका है वहां के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव या कोई अन्य तरीके का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये है सब अमेरिका और ये है भैया यूरोप। अब यूरोप से जिस हिसाब से अलग अलग देशों से नए नए लोग जो है वो पूर्णतः इन नए नए क्षेत्रों तक पहुंच रहे थे, तो जो अमेरिका के अंदर रहने वाले मूल निवासी थे, वहां के जो जनजाति थे, वहां के जो कबीले थे, उनके जीवन के ऊपर बड़े नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे। क्योंकि ये लोग आ रहे थे और इनकी जो संस्कृति थी, अमेरिको की जो संस्कृति थी, रेड इंडियंस जैसे कहूं, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, उनके जीवन के अंदर बड़े नकारात्मक प्रभाव आ रहे थे। उनकी संस्कृति जो थी वो पूर्णतः नष्ट होती हुई जा रही थी। अब एक और चीज यहां पर देखने को मिलती है, जब ये लोग यहां पर आए, इन्होंने कृषि का विस्तार किया, तो जो मूल निवासी थे उनके जीवन के अंदर नकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ में उनके साथ जो ये बीमारियां लेकर आए थे यूरोप से, उन मूल निवासियों के अंदर पूर्णतः फैल गई। हमें देखने को मिलता है कि चेचक जैसी बीमारी ने आधी से ज्यादा ज्यादा वहां की जो जन आबादी थी, वहां के जो लोग थे, जो अमेरिका के मूल निवासी लोग थे, उनको पूर्णतः खत्म कर दिया। तो सोचो भाई कितना बड़ा नकारात्मक प्रभाव परिवर्तन है। यूरोपियन नागरिकों के आगमन का मूल निवासियों के ऊपर पड़ा दुष्प्रभाव। यूरोपियन देशों के आगमन ने अमेरिकी महाद्वीप की नगरीय समृद्ध संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा मूल निवासियों की जनसंख्या पर एक घातक प्रहार पूर्णतः किया। हमें देखने को मिलता है कि इस सांस्कृतिक परिवर्तन ने
खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, त्योहार, उत्सव, आचार विचार इत्यादि सभी पूर्णतः जो था वो यहाँ पर पूर्णतः बदल गया। और जो अपने आप में पुरानी सभ्यताओं का एक क्षेत्र था, वो सभ्यताएं अपने आप में पूर्णतः वहां पर नष्ट हो गई, पूर्णतः वहां पर खत्म हो गई। नस्लीय भेदभाव से ग्रसित मूल निवासी अपने देश के अंदर नारकीय जीवन जीने के अंदर पूर्णतः मजबूर हो गए। स्थिति के अंदर कितनी बड़ी दयनीय स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिली उन मूल निवासियों। इन्हें स्वयं के देश के अंदर राजनीतिक अधिकारों से दूर रखाकर दास जैसा जीवन के लिए जो है वो पूर्णतः बाध्य हो गए। अब आप इस चीज से इमेजिन करो कि वे सैकड़ों सालों से जो है, हजारों सालों से वहां पर पूर्णतः रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग आए और उनके जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन किया कि उनकी जो सभ्यता थी, उनकी जो संस्कृति थी, वो पूर्णतः नष्ट हो गई। यानी अब हमें देखने को मिलेगा कि ये यूरोपीय जैसे जैसे इस पूरी के पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करते जा रहे थे, उन मूल निवासियों की या उन खुद यूरोपियों की भी अब स्थितियां थोड़ी थोड़ी दयनीय होती जा रही। अब आपको लगेगा साहब बाहर से जो लोग आए वो वहां पर आकर उनकी स्थितियां दयनीय क्यों हो गई, वो तो एक तरीके से आक्रांता थे। नहीं, जब वे आक्रांता पूर्णतः वहां पर बस गए, उनका जीवन व्यापन चलने लगा था, तो उनके रिश्ते मात्र देश से पूर्णतः खराब होते जा रहे थे और अब वो एक क्रांति को जन्म देने वाले थे, जिसे हम अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से यहाँ पर समझते हैं। देखते भाई क्या क्या बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो, ये है यूरोप और ये है सब अमेरिका। यूरोप से जो अमेरिकी यूरोपीय आए, यूरोप से जो हमें देखने को मिलता है कि यूरोपीय व्यक्ति जो है अमेरिका आए, अब वो यहां पर पूर्णतः आकर अलग अलग तौर पर बस गए और हमें देखने को मिलती है उनकी 13 बस्तियां जो थी इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर फैल गई। अब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में वे काफी साल से पूर्णतः रह रहे थे। इन्हीं के साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि जो मूल निवासी थे वो भी अमेरिका के कुछ क्षेत्र में पूर्णतः रह रहे थे। वे जब यूरोप से आने वाले जो लोग थे उनको यहाँ रहते हुए काफी साल हो गए, तो वो अमेरिका की एक अलग ही संस्कृति के अंदर पूर्णतः रच बस गए। उनका रिश्ता अपने मातृ देश से सिर्फ इतना सा था कि उनको ये पता था कि साहब हम काफी साल पहले मातृ देश से हमारे पूर्वज जो है यहाँ पर आए थे। लेकिन अब मातृ देश के अंदर राजनीतिक तौर पर इसकी मंशा बढ़ती गई कि क्यों ना हम इस क्षेत्र को पूर्णतः कंट्रोल करें, और ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि ये तो हमारे ही बसाए हुए क्षेत्र है। क्यों ना इनके ऊपर और कर लगा दें जिससे संसाधन संपन्न हो सके हमारा देश। यानी एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इंग्लैंड के जो लोग यहाँ पर पूर्णतः रह रहे थे, हमें देखने को मिलता है कि इंग्लैंड का जो संसद था उसने कुछ ऐसे कर लगा दिए, राजा ने कुछ ऐसे कर लगा दिए जिससे यहां पर रहने वाले लोग जो थे वो बड़े ज्यादा परेशान होने लग गए। और जब राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भेदभाव होगा, शोषण होगा, तो उसका एक हमें असर देखने को मिलेगा, क्रांति। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहां पर रहने वाले लोगों ने एक संघर्ष किया। किस चीज के लिए संघर्ष किया साहब? स्वतंत्रता से संघर्ष किया। स्वतंत्रता से संघर्ष किसके खिलाफ किया साहब? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ किया। क्योंकि अब जो उनको आदत लग चुकी थी कि साहब हम आराम से राजी खुशी तौर पर रह रहे हैं, और जब ब्रिटेन ने इनके ऊपर राजनीतिक तौर पर थोड़ा दमन करने की कोशिश करी, तो इनको वो दमन कतई पसंद नहीं आया और ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता के अंदर विश्वास रखते थे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष यानी एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, या फिर मैं कहूंगा सब आने वाली उनकी जनरेशन के लिए नहीं, पूरे के पूरे देश के लिए, जितने भी यूरोप के देश हैं उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी कि साहब राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को अगर स्थापित किया जाएगा तो लोगों के जीवन के अंदर जो है वो ज्यादा खुशियां पहुंच सकेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अमेरिकी संघर्ष के आधार, या फिर हम इन्हें अमेरिकी संघर्ष के कारण के तौर पर भी पूर्णतः समझ सकते हैं कि संघर्ष जो था वो हुआ क्या। पहला कारण क्या है? तो देखिए, पहला कारण है साहब बस्तियों का उन्मुक्त वातावरण। अमेरिका के 13 ही उपनिवेश प्रारंभ से ही व्यवहार के अंदर स्वतंत्र का अनुभव जो है वो करते चले आ रहे थे। इस वातावरण ने उन्हें वहां के नागरिकों में स्वशासन, जनतंत्र व राजनीतिक भागीदारिता की ओर झुकाव जो था वो पूर्णतः पैदा कर दिया। यानी जब ये यूरोपीय अमेरिका के अंदर बसे आके, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ब्रिटेन से आए हुए लोग जो है अमेरिका के अंदर बसे, तो राजी खुशी तौर पर अपने बढ़िया शासन कर रहे थे, और जो मातृ देश था उनको भी उनसे ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से हमें देखने को मिलता है वे स्वशासन, जनतंत्र और राजनीतिक भागीदारिता के तौर पर अपने देश के अंदर यानी अपने क्षेत्र के अंदर पूर्णतः सशक्त थे। प्रारंभ में इंग्लैंड ने भी वहां के स्थानीय प्रशासन के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया। शुरुआत में तो इंग्लैंड ने भी पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं किया, कि उनको लगा कि भाई ठीक है। बाद में हमें देखने को मिलता है कि इनको जब स्वतंत्रता और स्वशासन की आदत पड़ गई और उसके बाद ब्रिटेन ने जो है यहां पर थोड़ी लगाम कसने की कोशिश करी, तो फिर यहां पर एक पूर्णतः संघर्ष हो। इन्हें भी यानी कि जो ब्रिटेन ब्रिटिश ब्रिटेन लोग थे, ब्रिटिश के
यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे, जो अमेरिका के अंदर रह रहे थे, इनको भी स्वतंत्रता का स्वशासन की भावना और मजबूती प्रदान करी। बाद में सम्राट जॉर्ज तृतीय, प्रधानमंत्री ग्रैनविले और वित्त मंत्री टाउनशेंड ने हस्तक्षेप किया, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और जो स्वतंत्र और स्वशासन की जो आदत थी वो पूर्णतः यहाँ पर लोगों को लग चुकी थी। इन राजनेताओं ने इंग्लैंड के पक्ष में व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया और कई कानूनों का निर्माण किया, लेकिन उस समय तक वित्तीय स्वशासन की भावना अमेरिकी उपनिवेश के अंदर अपना स्थान बना चुकी थी। अतः व्यापार को नियंत्रित करने वालों और कानूनों का जोरदार यहां पर बड़े स्तर पर विरोध हुआ। जब ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना व्यापार का जो लाभ है वो मेरी तरफ आना चाहिए, क्योंकि मैं तो मात्र देश हूं, मेरी तो जिम्मेदारी है, मेरे पास तो ज्यादा पैसे होने ही चाहिए। तब हमें देखने को मिला कि जो अमेरिका के अंदर रह रही थी वो बस्तियों के लोग, वो पूर्णतः यहाँ पर विरोध की स्थिति के अंदर आ जाते। दूसरा कारण है साहब सप्तवर्षीय युद्ध। इस कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तौर पर समझने की कोशिश करना। मैंने जैसे कि आपको बताया कि साहब यूरोप के अंदर ज्यादा ताकतवर कौन होगा, इसको लेकर प्रतिद्वंदिता जो थी वो दो देशों के बीच में बड़े स्तर पर चलती रहती थी। एक था साहब फ्रांस और एक था इंग्लैंड। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस थे। हमें देखने को मिलता है कि साहब उसके अंदर फ्रांस की पूर्णतः पराजय हो जाती है और फ्रांस को लगता है कि क्यों ना अब मैं इन इंग्लैंड वालों से, इन ब्रिटेन वालों से एक तरीके का मैं रिवेंज लूं, या मैं एक तरीके से अपनी जो पुरानी दुश्मनी है उसको जाहिर करूं और मदद किनकी करूं, सब अमेरिकियों की मदद करूं या वहां पर जो रह रहे लोगों थे उनकी मदद करूं इस विरोध के अंदर। सप्तवर्षीय युद्ध को समझने की कोशिश करता हूं। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए सप्तवर्षीय युद्ध ने इंग्लैंड के प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ा दिया था। अब फ्रांस ने विजित क्षेत्रों भी इंग्लैंड के औपनिवेशिक अमेरिका बस्तियों के साथ शामिल हो गए, क्योंकि इनको पता था साहब कि हम जो है हमारी जो पुरानी दुश्मनी है उसका बदला यहां पर पूर्णतः लेंगे। इस नए विजित क्षेत्रों के निवासी कैथलिक विचारधारा के समर्थक थे। साथ ही यहां अमेरिकी मूल निवासी रेड इंडियंस भी अच्छी तादाद में थे। इनमें इंग्लैंड के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति का भाव नहीं था। मात्र देश इंग्लैंड से अलग हो सकती थी, यानी हमें पूर्णतः देखने को मिलता है कि इनके अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं था कि सब इंग्लैंड के लिए एक राष्ट्रवाद का भाव। क्यों? क्योंकि वे लोग थे जो, कुछ तो लोग इंग्लैंड से निष्कासित होकर आए थे, कुछ वहां की धार्मिक कट्टरता से परेशान थे, कुछ वहां पर राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, इस वजह से परेशान। तो उनका ऑलरेडी नकारात्मक छवि जो थी इंग्लैंड, उनके दिलों के अंदर इंग्लैंड के लिए थी, इस वजह से उनके दिलों के अंदर मात्र देश के लिए कोई भी खास प्रेम नहीं था। तीसरा कारण हमें देखने को मिलता है गवर्नर व स्थानीय विधान परिषद के अंदर तनाव। ये बड़ा एक कारण हमें देखने को मिलता है। गवर्नर किन के द्वारा नियुक्त था? तो सब ब्रिटेन द्वारा नियुक्त था। स्थानीय विधान परिषद कौन सी थी? तो सब स्वशासन का थी। जब स्वशासन और अपने आप में जो बाहर से नियुक्त होकर आया व्यक्ति, उसके बीच में स्थिति दयनीय होती जाएगी, तनावपूर्णता बढ़ता जाएगा, तो उसका एक ही उत्तर होगा और वो है विरोध। उपनिवेशों की स्थापना इंग्लैंड के सम्राट के आदेश पर हुई थी। गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी परिषद इंग्लैंड के सम्राट का ही प्रतिनिधित्व जो थे वो पूर्णतः कर रहे थे। वे स्थानीय प्रशासन में लगातार इंग्लैंड के हितों के अंदर हस्तक्षेप कर रहे थे। इस कारण स्थानीय विधान परिषद व गवर्नर की कार्यकारी परिषद के अंदर एक तनाव की स्थिति आई और विधान परिषद ने गवर्नर और उनके पक्षधर जजों के वेतन भत्तों के ऊपर भी पूर्णतः रोक लगा दी। एक ऐसा माहौल बनने लगा कि साहब ये गवर्नर और ये जो इसके समर्थित जज है, ये तो पूर्णतः बाहर ही आए हुए व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका की धरती के ऊपर बैठे हुए हैं। तो विधान परिषद जो लोगों की परिषद थी उनके और साथ साथ में जो गवर्नर था उनके बीच में तनाव की स्थिति आई और हमें क्रांति देखने को मिली। चौथा पॉइंट है साहब मात्र देश इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति की कमी, सहानुभूति का अभाव। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं साहब, ये वे लोग थे जो पूर्णतः वहां से त्रस्त थे, वहां से परेशान थे, इस वजह से अमेरिका आए थे। अब जो कि ऑलरेडी परेशान होकर आए हैं तो उनकी छवि नकारात्मक होगी, इंग्लैंड की छवि नकारात्मक होगी। इंग्लैंड के उपनिवेशों में बसने वाले गोरे चर्च के अत्याचार, देश निकाले की सजा प्राप्त अपराधी एवं मुक्त व्यापार के समर्थन थे। उनमें इंग्लैंड के प्रति शुरू से ही कोई सहानुभूति नहीं थी। उनमें इंग्लैंड के प्रति शुरू से ही हमें कोई सहानुभूति नहीं देखने को मिलती। पांचवा हमें देखने को मिलता है बौद्धिक जागृति। किसी भी संघर्ष से पूर्व जन सामान्य इसे जोड़ने हेतु बौद्धिक जागृति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यह बौद्धिक जागृति पुस्तक, लेखन, समाचार पत्र लेख, व्यंग, चित्र, तर्क वितर्क, संगोष्ठियां तथा विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पूर्णतः आती है। अब आप इस बात को ध्यान से समझो। इन लोगों ने स्वतंत्रता का स्वाद जो था वो पूर्णतः चख रखा था। अब वहां का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई स्वतंत्र स्वशासन तो हमारे इंसान होने के तौर पर हमारे अधिकार है। ये ब्रिटेन हमें कोई दे नहीं रहा, ये तो हमारे पूर्णतः अधिकार है और हमारा जो अधिकार है उसके लिए हमें किसी और से पूछना क्यों चाहिए। तो ये जो बौद्धिक जागृति थी वो पूर्णतः अमेरिका के जो लोग थे उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इनके माध्यम के तौर पर अगर मैं बात करूं तो चाहे वो समाचार पत्र हो या फिर मैं कहूंगा साहब के संगोष्ठियां या फिर वाद विवाद हो, उनसे सारी की सारी बातें, ये जो बौद्धिक जागृति के जो विचार थे वो पूर्णतः दूर दराज पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर फैल रहे थे।
उदाहरण के तौर पे कौन कौन से? उदाहरण के तौर पे जैसे थॉमस पेन, जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम्स ऐसे व्यक्ति थे जो कि इस जन जागृति, इस राजनीतिक जन जागृति को, स्वतंत्रता को फैलाने के पीछे बड़े नामों के तौर पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सब कारण, वो है सब इंग्लैंड की प्रारंभिक बेरुखी। यानी शुरुआती तौर पर ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो स्वशासन स्वतंत्रता का भाव है वो धीरे धीरे अमेरिकियों के अंदर जो है पूर्णतः फैल रहा है। उनको ये लगता था कि साहब हम मातृ देश है और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक छोटा उपनिवेश है। अमेरिकी बस्तियां यद्यपि इंग्लैंड के उपनिवेश थी, लेकिन इंग्लैंड ने प्रारंभ से ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अंदर हस्तक्षेप करते हुए नियंत्रित करने का प्रयास यहाँ पर पूर्णतः नहीं किया। यानी शुरुआती तौर पर यहाँ पर स्थानीय हस्तक्षेप नहीं किया। नेक्स्ट हमें कारण देखने को मिलता है ब्रिटिश संसद और अमेरिकी उपनिवेशों से सैद्धांतिक मतभेद। अब इसके अंदर स्थिति क्या हुई? इंग्लैंड वाणिज्यवाद की भावना से पूर्णतः प्रेरित था। उसके अनुसार उपनिवेश मात्र कच्चे माल की प्राप्ति स्रोत पर तैयार माल के विक्रय मंडी थे। यानी वो पूर्णतः इन उपनिवेशों से कोई ज्यादा वास्ता नहीं रखना चाहता, तो वो इतना सा चाहता था कि भैया हमें कच्चा माल पूर्णतः मिल जाए और हमारा व्यापार जो है बढ़ जाए, क्योंकि ये अच्छी हमारे लिए व्यापारिक मंडियां हैं। वाणिज्यवाद की रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार मात्र देश के पक्ष में सकारात्मक एक पक्षीय व्यवहार ही पूर्णतः लाभप्रद होगा। अब देखो, एक पक्षीय व्यापार को पूर्णतः यहां पर समझो। एक पक्षी व्यापार का मतलब हो गया कि साहब किसी भी स्थिति के अंदर आपको ये देखना किसी भी स्थिति के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई व्यापार जो है वो पूर्णतः एक पक्ष को ही फायदेमंद पहुंचाए। जैसे कि अगर यूरोप क्या नहीं कि यानी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो ब्रिटेन को ही पूर्णतः फायदा पहुंचे, वो यही चाहेगा। वरना व्यापार में तो किसी टाइम ब्रिटेन को, किसी टाइम अमेरिका, दोनों को फायदा हो सकता है। इस स्थिति में हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि मातृ देश यानी इंग्लैंड ये चाहता था कि साहब एक पक्षीय व्यापार हो, हमें ही पूर्णतः फायदा हो, पर इसका प्रतिरोध जो था वो अमेरिका के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड की संसद स्वयं को सर्वोच्च मानती थी और उपनिवेशों की शक्ति को नियंत्रित कर संसाधनों को दोहन करने अपना अधिकार जो है वो समझती थी। यानी वो पूर्णतः मानती थी कि इनसे संसाधनों पर तो हमारा ही पूर्णतः अधिकार है। संसद से अमेरिकी बस्तियों का कोई जुड़ाव नहीं था। उनका कहना था कि बस्तियों का निर्माण सम्राट के आदेशों से हुआ है, ना कि इंग्लैंड की संसद की विधायी शक्तियों से। साथ ही इंग्लैंड की संसद में अमेरिकी बस्तियों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। वो ये बात मानते थे, अमेरिकी ये मानते थे कि साहब जब हमारी बस्तियों का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये हमारे ऊपर किस बात का जो है वो कर लगा रहे। और उन दिनों पर एक बड़ा नारा जो था वो फैला, यानी कि नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कि साहब नो टैक्सेशन नो रिप्रेजेंटेशन, कि भाई आप हमारे ऊपर, हम आपको कर नहीं देंगे जब तक आप हमें कुछ ना कुछ अधिकार नहीं दोगे, कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व जो है वो पूर्णतः नहीं दोगे। अतः बिना प्रतिनिधित्व संसद कर लगाने का अधिकार जो है वो नहीं रख सकती। अतः इंग्लैंड की संसद को कर लगाने के अधिकार को अमेरिकी बस्तियां किसी भी कीमत पर मानने को यहाँ पर पूर्णतः तैयार नहीं थी। वो इस बात को लेकर पूर्णतः तैयार नहीं थी कि भाई आप कर नहीं लगा सकते जब तक आप हमें प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं दे रहे। नेक्स्ट हमें पॉइंट देखने को मिलता है, पॉइंट नंबर 8, सम्राट जॉर्ज तृतीय की गलत आर्थिक नीति। अब स्थिति क्या हुई? सम्राट जॉर्ज तृतीय से पहले की स्थिति हमें देखने को मिलती है कि किसी भी राजा ने अमेरिकी बस्तियों के साथ कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही सम्राट जॉर्ज तृतीय आता है, या फिर मैं कहूंगा सब इनके साथ प्राइम मिनिस्टर ग्रैनविले आते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर अगर मैं टाउनसेंड की बात करूं, तो उनकी जो आर्थिक नीतियां थी वो इतनी ज्यादा गलत थी, जो कि अपने आप में इन आर्थिक नीतियों ने चिंगारी का काम किया उस आग को जो काफी समय से पूर्णतः जलती जा रही थी। तो कौन कौन सी इनकी आर्थिक नीतियां गलत थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला साहब शुगर एक्ट 1764। इस एक्ट यानी कि अधिनियम से पूर्व अमेरिकी बस्तियां शक्कर या शीरा या शक्कर का उप उत्पाद डच व फ्रांसीसी कंपनियों से बिना आयात शुल्क सस्ता खरीदती थी। अब स्थिति देखने को मिलती है कि जब तक ये एक्ट नहीं आया था, या अधिनियम नहीं आया था, तो चीनी जो है वो दूसरे देशों से भी अमेरिकी बस्तियां खरीद लेती थी क्योंकि वहां से सस्ती पड़ती थी। पर यह अधिनियम आया और अब पूर्णतः इंग्लैंड से ही खरीदना पड़ेगा। इस एक्ट ने शराब के आयात पर लगा शीरे पर कर लगा दिया। साथ ही इसे इंग्लैंड से लेने हेतु बस्तियों का बाध्य कर दिया गया। सीमा शुल्क अधिकारी इस नियम का कठोरता से पालन करने लगे और स्थिति हमें देखने को मिली कि अमेरिका के अंदर जो पूर्णतः विरोध बढ़ता गया। दूसरा हमें देखने को मिलता है करेंसी एक्ट। इस अधिनियम से उपनिवेशों में बनी हुंडियों को वैध नहीं होने का आदेश पारित हुआ। अब क्या हुआ साहब, ये हुंडी अपने आप में एक तरीके से अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम, जैसे आज के तौर पर बैंकिंग सिस्टम होता है, उस तरीके से यहाँ पर काम क्या करती थी और आर्थिक तौर पर ये बड़ी रीढ़ की हड्डी थी। जब ये पूर्णतः कमजोर होने लगी तो हमें देखने को मिल रहा है कि जॉर्ज तृतीय द्वारा लगाई गई ये एक आर्थिक नीति जो थी वो अपने आप पूर्णतः खराब होती गई, पूर्णतः खराब होती गई। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है क्वांटरिंग एक्ट 1765। राजकीय सैनिकों के ठहराव, निवास और भोजन का खर्च स्थानीय औपनिवेशिक बस्तियों के माध्यम से किया जाना
तय यहाँ पर पूर्णतः किया गया। अब स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। कैसे? देखो, जब काफी सारे सैनिक थे या जो बड़े अधिकारी थे वो ब्रिटेन से अमेरिका आते थे, तो उनके रख रखाव का, सेना के रख रखाव का जो खर्चा होता था वो अमेरिकियों के ऊपर लाद दिया जाता था, यानी उन बस्तियों के ऊपर लाद दिया जाता। तो उनको ये बात समझ आई कि अगर ऐसा होगा तो हमारी तो स्थिति बड़ी दयनीय होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी तो कोई रक्षा कर नहीं रहे, ये तो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर हम इनका खर्चा क्यों दें? क्योंकि इंग्लैंड का मानना था कि ये सैनिक मात्र देश के पक्ष में उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए वहां है, अतः उनका खर्च स्थानीय प्रशासन ही पूर्णतः उठाएगा। उनका खर्च जो है वो स्थानीय प्रशासन ही पूर्णतः उठाएगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्टाम्प एक्ट। सब एक ऐसा अधिनियम जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं सबके ऊपर स्टाम्प लगाना अपने आप में मजबूरी। अब देखो, ये पैसे इतने ज्यादा फायदे नहीं हो रहे कि सब स्टाम्प खरीदने के बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, वो फायदे नहीं। लेकिन समझो ये वर्चस्व की लड़ाई है, यानी एक तरीके से मनोबल जो है वो पूर्णतः एक आम अमरीकी का टूटेगा कि साहब हमें तो बार बार हर चीज के लिए स्टैंप का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि किसी और देश का है, उनकी नजर में किसी और देश का है, और ब्रिटेन को लगता था कि भैया हम तो मात्र देश है, ये तो हमारी सिर्फ उपनिवेश। स्टैंप एक्ट, समस्त पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति पट्टों पर स्टांप लगाना जो था वो अनिवार्य हो गया। इस एक्ट का भारी विरोध हुआ। इसका विरोध कर को लेकर नहीं था, ये नहीं था कि साहब इसके ऊपर पैसे लग रहे हैं उसका मतलब था। कर बहुत ज्यादा कम था, लेकिन सैद्धांतिक यहां पर विरोध हुआ। बस्तियों का कहना था कि साहब इंग्लैंड की संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, अतः इंग्लैंड की संसद बिना प्रतिनिधित्व कर लगाने का अधिकार जो है वो नहीं रख सकती। जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो साहब कर जो है वो आप किस चीज का हमारे ऊपर लगा रहे हो। भारी आक्रोश के चलते यह एक्ट जो था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और पांचवा हमें देखने को मिलता है साहब टाउनशेंड की कर योजना। हमें देखने को मिलता है टाउनशेंड उस समय का वित्त मंत्री था। इसकी जो कर योजना थी वो अपने आप में बड़ी नुकसानदायी पहुंची। इंग्लैंड के वित्त मंत्री टाउनशेंड ने चाय, कांच व रंग पर आयात शुल्क जो था वो पूर्णतः लगा दिया, और ये कर जा किसके पास रहा था? साहब ब्रिटेन की जेब के अंदर जा रहा था। इस एक्ट का भी विरोध हुआ। इससे होने वाली आय को गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी का खर्च पर खर्च करना था। यही एक्ट अब अमेरिकी संघर्ष की आधारशिला जो था वो पूर्णतः बनने जा रहा था। अमेरिकी जो संघर्ष होने वाला था उसकी आधारशिला जो है पूर्णतः बनने जा रहा था। तो ये लास्ट में हमने देखी साहब ऐसी कौन सी चिंगारियां थी जिससे इतनी बड़ी स्वतंत्रता की जो आग थी वो एक आम अमेरिकी के अंदर पूर्णतः लगती चली गई। अब हम चर्चा करने की बात करते हैं साहब बॉस्टन हत्याकांड। क्या हुआ साहब उस हत्याकांड के अंदर? देखो, जो सेना वहां पर आई हुई थी, ब्रिटेन की जो सेना आई हुई थी, जिनको रख रखाव को लेकर जो पैसे की समस्या पूर्णतः आ रही थी, उसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि कुछ अमेरिकी नागरिकों का की हत्या कर दी जाती है उस सेना द्वारा। अब वो अपने आप में एक बड़ा हत्याकांड होता है जिससे एक आम अमेरिकी के दिल में ब्रिटेन के खिलाफ और ज्यादा नाराजगी बढ़ती जाए। जून 1769 के अंदर अंग्रेज सैनिकों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाने पर न्यूयॉर्क विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके विरोध स्वरूप मार्च 1770 में अंग्रेज सैनिकों के हाथों 3 नागरिक जो थे वो पूर्णतः मारे गए। और ये जो 3 नागरिक मारे गए, इस वजह से आम अमेरिकी के दिलों में विरोध जो था वो पूर्णतः बढ़ता गया। इस कारण चाय पर कर रखते हुए बाकी सारे जो कर थे टाउनशेंड करों को यहाँ पर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि विरोध जो था वो धीरे धीरे पूर्णतः बड़े स्तर के ऊपर बढ़ता जा रहा था। बॉस्टन हत्याकांड बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसी कहानी के अंदर हमें देखने को मिलती है टी पार्टी। टी पार्टी क्या थी कि सब चाय के ऊपर कर लगा रखा था, तो भाई जब आर्थिक स्थिति दयनीय होगी, हर चीज के ऊपर कर लगा जाओगे तो विरोध हो गए। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका के कुछ नेता जो जिस पोर्ट के ऊपर ये सारा का सारा चाय का माल आया करता था, उनको ही पूर्णतः पानी में गिर दिया जाता है जहाजों से। स्थिति देखिए, बॉस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773, सैमुअल एडम्स और उनके साथियों ने 16 दिसंबर 1773 की रात को बॉस्टन बंदरगाह पर पहुंचकर चाय की पेटियों के जहाज से पेटियों को निकालकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। और यह जो घटना है वो बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। अब ये सारी की सारी घटनाएं बड़ी छोटी छोटी हो सकती हैं, लेकिन ये जब एक साथ जुड़ती गई तो हमें देखने को मिला कि स्वतंत्रता संघर्ष जो था वो पूर्णतः बढ़ता गया। इस घटना के विरोध स्वरूप इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय इतना ज्यादा नाराज हुआ कि साहब उसने 5 नियम बना दिए और पूरे बॉस्टन को यहां पर सजा देने की ठान ली। उसे लगा कि साहब ये जो हरकत इस व्यक्ति ने करी थी, इसके लिए पूरा का पूरा बॉस्टन शहर जो है वो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो इस वजह से उसने ऐसे नियम बना दिए, ऐसे नियम लाद दिए जो कि पूरे के पूरे शहर को ही दंडित कर दिए। कौन कौन से? चाय का हर्जाना चुकाने तक बॉस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। इस कारण बॉस्टन का बर्बाद होना पूर्णतः यहाँ पर तय हो गया, क्योंकि साहब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इस बंदरगाह से चलती थी। कैथलिक मतावलंबियों को अपने उपासना संबंधी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। हत्या व अन्य मामलों के अपराधों की सुनवाई इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में करवाई जानी तय हुई कि साहब अगर न्यायिक ताकत है वो भी पूर्णतः इंग्लैंड ने अपने पास ही खींच ली।
ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने व खान पान की पूर्ण व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारियों को यहाँ पर दे दी गई और मैसेज के संसदों को चुनने का अधिकार इंग्लैंड के राजा को यहाँ पर पूर्णतः दे दिया गया। यानी चाहे सामाजिक ताकत हो या राजनीतिक ताकत हो या आर्थिक ताकत हो, सारी की सारी ताकत का केंद्रीकरण कर लिया गया, वापस से इंग्लैंड ने अपने पास पूर्णतः खींच लिया। इससे सामान्य अमेरिकियों के दिलों में बहुत ज्यादा विरोध जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। अब हमें देखने को मिलेगा कि इस विरोध के रूप में स्वतंत्रता संघर्ष जो था वो किस प्रकार शुरू हुआ, और इसकी पहली शुरुआत हमें देखने को मिलती है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, जो कि 5 सितंबर 1774 के अंदर हुई। बोस्टन संबंधी कानूनों का विरोध करने के लिए व अपने अधिकारों की मांग के लिए जॉर्जिया को छोड़ सभी उपनिवेशों ने 5 सितंबर 1774 में एक सम्मेलन किया। 5 सितंबर 1774 के अंदर एक सम्मेलन किया। सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मंडल जो है वो इंग्लैंड को भेजना पूर्णतः तय किया गया कि सब जो हमारे साथ समस्याएं हो रही है उनको बातें वहां पर पूर्णतः रखी जाएंगी। उसी दौरान हमें देखने को मिलता है एक लेक्सिंगटन हत्याकांड। क्या हुआ सब? जॉन हैनकॉक व सैमुअल एडम्स को 19 अप्रैल 1775 में गिरफ्तार किया गया। इसका विरोध करने पर ब्रिटिश सैनिकों ने स्वयं सेवकों को वहां पर पूर्णतः मार दिया। विरोध स्वरूप कॉनकॉर्ड नामक स्थान के ऊपर स्वयं सेवकों ने ब्रिटिश सैनिकों को यहां पर मार दिया। और जैसे ही हमें देखने को मिलता है जब स्वयं सेवक अपने हाथों के अंदर हथियार लेकर उन ब्रिटिश सैनिकों को मारते हैं, तो अब इंग्लैंड जो है वो और ज्यादा उग्र हो जाएगा। इतने में ही हमें देखने को मिलेगी सब द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस या फिर स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अभी जो द्वितीय हमें देखने को मिलता है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जो होती है वो अपने आप में एक ऐसा कील होती है जो इंग्लैंड के जो शासन का ताबूत था वो पूर्णतः खत्म करने वाली थी। फिलाडेल्फिया एक शहर है अमेरिका का। इसमें 10 मई 1775 को जॉन हैनकॉक की अध्यक्षता में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इसमें 13 ही उपनिवेशों ने 15 जून को जॉर्ज वॉशिंगटन को यहां पर सेनापति पूर्णतः नियुक्त कर दिया। रिचर्ड हेनरी द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया। जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था। इसमें जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉजर सरमन और साथ साथ में रॉबर्ट लिविंगस्टन जो थे वो अपने आप में मुख्य भूमिका के अंदर पूर्णतः देखने को मिलते हैं। 2 जुलाई 1776 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकृत कर 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। और इस संघर्ष में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। ट्रेंटन के युद्ध के अंदर इंग्लैंड की जीत हुई। शुरुआती युद्ध के अंदर हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड की जीत हुई। सारगोटा व यॉर्कटाउन के युद्ध में अमेरिका की जीत हुई और अमेरिका की 13 उपनिवेशों को यहां पर पूर्णतः स्वतंत्र मान लिया गया। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई को ही अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। 1776 के अंदर संविधान को इस घोषणा को पूर्णतः यहां पर स्वीकार कर लिया गया था। अब सोचो भाई, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले कोई नहीं था, जनजातियां निवास करती, यूरोपीय लोग वहां पर आए। यूरोपीय लोगों ने आकर वहां पर आक्रमण किए, वहां पर लोगों को हटाया और अपनी बस्तियां निभाई। अब बस्तियां जब पूर्णतः बस चुकी थी, कुछ सालों में हमें देखने को मिलता है कर्म का फल वापस उस देश को मिल जाता है और उसके उपनिवेश हटकर अब एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा पूर्णतः कर देते हैं। पर हमें ये देखना है कि जब इंग्लैंड इतना ताकतवर था तो उसकी पराजय क्यों हुई। पहला पॉइंट देखते हैं सब। उपनिवेशवादी इंग्लैंड के ही मूल निवासी थे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब जो उपनिवेशवादी थे वो इंग्लैंड के ही मूल निवासी थे। अब सोचो, अपने ही अपनों से अगर आप लड़ोगे तो आपस में किसकी जीत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पॉइंट को मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि साहब जब ब्रिटिश सेना के लोग वहां से लड़ रहे थे अमेरिकियों से, तो उनको ये लग रहा था यार ये हमारे ही तो भाई हैं। और अगर जब आप दुश्मन को दुश्मन नहीं मानोगे तो फिर तो लड़ाई का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इंग्लैंड वासी अपने स्वदेशी बंधुओं उपनिवेशवादी से लड़ रहे थे, अतः उनके अंदर जोश का पूर्णतः अभाव था। जोश का पूर्णतः अभाव था। इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य हजारों किलोमीटर की दूरी थी और इंग्लैंड की जीत में ये रोड़े लगा रही थी, क्योंकि भाई अगर यूरोप होता तो इंग्लैंड अपनी नौसेना को बड़ी आसानी से पहुंचा देता। अब इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य जो थी वो बहुत ज्यादा दूर था, भौगोलिक स्थितियां बड़ी दूर थी। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि जो उपनिवेश के लोग थे वहां सैकड़ों सालों से रह रहे थे और वहां जो सैनिक थे वो अभी अभी पूर्णतः सिर्फ युद्ध की स्थिति के अंदर आए थे। विदेशी शक्तियों में स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस ने के नौसैनिक शक्ति अमेरिका उपनिवेश की सहायता जो है वो पूर्णतः खड़े रहे। हमें देखने को मिलता है सब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। चाहे स्पेन हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, ये तीनों अपने आप में दुश्मन किसके थे? सब इंग्लैंड के थे, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति के हिसाब से ये सारे के सारे आपस में प्रतिद्वंदी थे, आपस में लड़ाई थी। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि सब ये जब सारे के सारे देश इंग्लैंड के खिलाफ थे तो इनको एक मौका मिल गया अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए, पूर्णतः खड़े हुए थे। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सब इंग्लैंड में शासक और मंत्री जैसे जॉर्ज तृतीय, टाउनशेंड और ग्रिनविले अपनी अयोग्यता व अदूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण उपनिवेशी ताकतों का सही आकलन नहीं कर पाए थे। साथ ही उनकी नीतियां भी इस संघर्ष के जो है एक बड़ा कारण
बन गई थी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि सब अमेरिकी क्रांति के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, एक एक बिंदु के ऊपर बढ़िया तौर पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। संघर्ष पश्चात बने अमेरिका व इंग्लैंड के संबंधों ने वाणिज्यवाद का यहाँ पर पूर्णतः अंत कर दिया। स्वतंत्रता पश्चात बने संविधान के अंदर धर्मों को राज्य व चर्च से अलग स्वतंत्र विषय यहाँ पर पूर्णतः बना दिया गया। ये कहा गया सब कि राजनीति और धर्म जो थे वो पूर्णतः अलग हैं। राज्य उसकी ताकत अलग है, चर्च की ताकत जो है वो अपने आप में धार्मिक तौर पर अलग होनी चाहिए। विश्व में एक लिखित संविधान, धर्मनिरपेक्ष तथा संघीय गणराज्य का निर्माण हो। इंग्लैंड ने अमेरिकी संघर्ष के पश्चात यह अनुभव किया कि साहब शेष उपनिवेशों की समस्या को जानना व उनका हल करना जो है वो अपने आप में आवश्यक है, क्योंकि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो सब विरोध जो है वो होना लाजमी होता है। इंग्लैंड में संसद लोकप्रिय हो, शक्ति के रूप में उभरे और राजा के अधिकारों के अंदर पूर्णतः कमी हुई। अमेरिकी संघर्ष ने आयरलैंड के लोगों को प्रेरणा दी। फ्रांसीसी क्रांति का भी यहाँ उदय देखने को मिलता है, चाहे आयरलैंड हो या फिर फ्रांस हो, इन सब के लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर अमेरिका की जो क्रांति थी वो पूर्णतः काम करती है। तो आज की क्लास अमेरिका के प्रभाव, अमेरिकी क्रांति के प्रभाव के ऊपर अपन खत्म करते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।